वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एयर कूलिंग सिस्टम देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम के चार टाइप हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, सेकेंड वन इज थर्मोसाइफन, थर्ड इज फोर्स्ड एंड फोर्थ वन इज इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट होता है ये बेसिकली वाटर होता है। ठीक है, कभी कभी वाटर के साथ हम कुछ और केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे कि ये केमिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली दीज केमिकल्स आर एंटी फ्रीजिंग केमिकल्स। ठीक है, तो ताकि वाटर की कूलिंग प्रॉपर्टी बनी रहे। ठीक है, ठीक है, तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो हमारा कूलेंट होता है वो वाटर होता है या समटाइम्स कुछ और केमिकल ऐड करते हैं। ठीक है, और इसका जो अगर ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखें तो एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करिए ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। इसके चारों तरफ से आपका वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब ये चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होगा और इसी सराउंडिंग को बोलते हैं जैकेट। जैसे सर्दियों में आप जैकेट पहनते हैं तो अपनी चारों तरफ से गर्म कपड़े से अपने आप को लपेट लेते हैं, वैसे ही वाटर जो है ये इसके चारों तरफ से फ्लो करेगा थ्रू पाइप्स। ठीक है, या जो भी पैसेज दिया होगा उससे फ्लो करेगा और इसी को बोलते हैं जैकेट। ठीक है, या वाटर जैकेटेड सिलेंडर। ठीक है, अब जो वाटर इसको चारों तरफ से घेरे रहेगा तो इसमें जो भी हीट होगी, इसकी सिलेंडर की जो भी हीट होगी वो इस वाटर में जाएगी। ठीक है, और फिर ये वाटर फ्लो करेगा एक कूलिंग सिस्टम से जो इस जैकेटेड वाटर को ठंडा करेगा। ये कूलिंग सिस्टम जो होगा ये कूलेंट को ठंडा करने के लिए, सिलेंडर को ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है वो है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, और इसमें जो कूलेंट यूज हो रहा है ये है वाटर। ठीक है, अब ये गर्म वाटर जो है एक दूसरे कूलिंग सिस्टम से पास होगा जहाँ पे ये हॉट वाटर ठंडा होगा और वापस से यहाँ सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। और ये कूलिंग सिस्टम के जैसे आप लोग सुने ही होंगे नाम रेडिएटर। ठीक है, नॉर्मली आप लोग यही जानते हैं रेडिएटर, कभी कभी कूलर भी इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग टावर्स भी इस्तेमाल होते हैं, डिपेंडिंग कि कैसा इंजन है। ठीक है, तो थ्रू रेडिएटर, कूलर, कूलिंग टावर इनसे होते हुए फिर वाटर जो है रिसर्कुलेट करेगा और फिर ये सिस्टम ऐसे वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो जो भी सिलेंडर का वॉल है या सिलेंडर का हेड है या जहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, मतलब सिलेंडर की एक एक पार्ट से वाटर जो है ये पास करेगा। ठीक है, इसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो इसमें हम लोग को ये चार टाइप पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट और नॉन रिटर्न टाइप वाल्व, सॉरी डायरेक्ट और नॉन रिटर्न सिस्टम। तो इसमें जैसे लिखा ये हुआ है कि नॉन रिटर्न सिस्टम है ये। ठीक है, नॉन रिटर्न सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इसके चारों तरफ से ये पैसेज बना हुआ है जिससे वाटर फ्लो करेगा।
ठीक है, मान लीजिए ऐसे पैसेज बना हुआ है, तो वाटर यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा, इससे फ्लो होते हुए कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, या इसके चारों तरफ से आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सिस्टम है, इसके चारों तरफ से ऐसे पाइपिंग लगी हुई है, एक जगह से वाटर इन करेगा दूसरी जगह से आउट करेगा, ठीक है, और ये वाटर फिर दोबारा से यहाँ सर्कुलेट नहीं होगा, जैसा कि नाम में पता है नॉन रिटर्न। तो ये सिस्टम डायरेक्ट और नॉन रिटर्न सिस्टम वहाँ यूज होता है जहाँ पानी बिल्कुल अथाह भंडार है, जिसको जैसे रिवर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ठीक है, मतलब रिवर से आप पानी निकाले, इंजन को ठंडा किया और वापस रिवर में ड्रेन कर दिया, ठीक है, इस टाइप की व्यवस्था ऐसी जगह होती है, ठीक है। सेकेंड वन जो है वो है आपको थर्मोसाइफन सिस्टम, या इसको हम लोग नेचुरल सिस्टम भी बोलते हैं, नेचुरल कूलिंग सिस्टम, ठीक है, नेचुरल कूलिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल। यहाँ देखिए ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इसके चारों तरफ ये जो है ये है आपका वाटर का फ्लो, जिसको कहते हैं वाटर जैकेट, ठीक है, ये वाटर जैकेट है आपका। तो थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या होता है कि जो कूलिंग होती है वो ड्यू टू नेचुरल इफेक्ट की वजह से होती है। अब कूलेंट अगेन, कूलेंट इज वाटर, ठीक है, ये है आपका, देखिए डायग्राम में देखिए, दिस इज योर रेडिएटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है ये रेडिएटर है, ये एक फैन है, ठीक है, और ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। तो अब देखिए, जब वाटर आपका यहाँ पे आपका जो है ये इस पोर्शन पे आपका कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर जब यहाँ से फ्लो करता है और जैसे ही सिलेंडर के टच में आता है तो ये वाटर गर्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है, हीट होता है। तो जब हीट होता है वाटर, कोल्ड वाटर में जब हीटिंग आएगी तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये लाइट हो जाएगा, और जब लाइट हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, अपवर्ड फ्लो करेगा, और जब अपवर्ड फ्लो करते हुए यहाँ से होते हुए फिर रेडिएटर में आएगा, और रेडिएटर आपको देखे ही होंगे या नहीं पता, तो इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर, ठीक है, यहाँ से आपकी एयर इन होती है, ये जो फैन होता है, ये फैन जो होता है हवा को इस तरफ से खींचता है, ठीक है, फैन जो है हवा को इधर से खींचता है, तो इसमें से जो हॉट वाटर नीचे की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कोई पंप नहीं लगा है, देखिए यहाँ पे डेंसिटी की वजह से ये साइफन इफेक्ट क्रिएट हुआ है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है नेचुरल कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो होता है और ये हवा इधर इसको क्रॉस करती है, तो इसी रेडिएटर में जो है कूलेंट वाटर ठंडा होता है और फिर ठंडा होकर नीचे आ जाता है, फिर अगेन यहाँ से वही सिस्टम यहाँ से फ्लो करेगा और फिर होते हुए वापस, तो ये सर्कुलेशन सिस्टम एज इट इज बना रहेगा, ठीक है। तो हॉट वाटर राइज होता है, ये जो हॉट वाटर होगा आफ्टर सिलेंडर वो राइज करेगा, और कोल्ड वाटर क्या होगा, सिंक करेगा। ये राइज होगा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, सिंक होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट
नेचुरल हैं, इसलिए इनको नेचुरल कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसमें जो होता है रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट, रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट ये लो होता है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगाया है फॉर द रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट। ठीक है, तो ये लो होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंजन्स या स्मॉल का मतलब समझ लीजिए एयर कूलिंग सिस्टम से बड़ा ही होगा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम में स्मॉल इंजन्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम इंजन्स होते हैं उनमें जो स्मॉल होता है उसमें थर्मोसाइफन या नेचुरल कूलिंग सिस्टम या नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, ये है आपका थर्मोसाइफन सिस्टम। तो इसका जो डिसएडवांटेज था थर्मोसाइफन सिस्टम का क्या था? लो कूलेंट सर्कुलेशन। इसी को दूर करने के लिए हमने क्या किया? फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया। सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज ये रहता है कि इसमें नेक्स्ट डायग्राम में देखिए वो ज़्यादा इफेक्ट। ये देखिए यहाँ पे एक फैन पंप लगा हुआ है। ठीक है, एक पंप इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब कुछ थर्मोसाइफन सिस्टम की तरह ही होता है। ये मल्टीपल सिलेंडर सिस्टम दिखाया गया है डायग्राम में, 4 है। यहाँ से सब जगह से हीट लेते हुए वाटर की डेंसिटी लो हुई। ठीक है, और ड्यू टू डेंसिटी लो होने की वजह से राइज हुआ, राइज होके फिर यहाँ रेडिएटर में आया, रेडिएटर से जब वापस से सिलेंडर में जाना था तो यहीं पे हमने इसका मास फ्लो रेट बढ़ा दिया या कूलेंट फ्लो रेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो कूलेंट फ्लो रेट इस डायग्राम में देखिए, तो इस डायग्राम में यहाँ दिया हो। ठीक है, तो ये पंप सक्शन चेंबर या इसको पंप ही समझिए, सक्शन चेंबर। ठीक है, तो इस पंप के पंप सक्शन चेंबर यहाँ पे इन्होंने दिखाया है सेंट्रीफ्यूगल पंप, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम एक पंप इस्तेमाल करते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन रेट ऑफ द कूलेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो जो थर्मोसाइफन का डिसएडवांटेज था हमने पंप लगा के उसको दूर कर दिया। अब देखिए अपर हेडर, लोअर हेडर। अपर हेडर का मतलब अपर टैंक, यहाँ पे हॉट वाटर कलेक्ट होगा। लोअर हेडर का मतलब लोअर टैंक, यहाँ पे कोल्ड वाटर कलेक्ट होगा, यहाँ पे कोल्ड वाटर कनेक्ट होगा, और यहाँ पे आपका हॉट वाटर कलेक्ट होगा। फिर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, बाकी आपको फंक्शन बता ही दिया रेडिएटर का। ठीक है, ये फैन यहाँ से एयर को ड्रॉ करेगा और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आएगा, और कूलेंट वाटर एज अ कूलेंट ठंडा होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ से पाइप लगी होगी और फिर ये वाटर यहाँ से फ्लो करते हुए अगेन वापस जाएगा। अब बीच में देखिए यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है, अब थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट ये बेसिकली जो होता है टेम्परेचर ऑफ कूलेंट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कूलेंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ये थर्मोस्टेट ये इट इज़ बेसिकली अ वाल्व, एक वाल्व होता है। ठीक है, अब जब आपका इंजन स्टार्ट होता है, ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा,
जब आपका इंजन स्टार्ट होता है उस वक्त ये इंजन कोल्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। और अगर ये थर्मोस्टेट नहीं लगा होगा तो जैसे जैसे इंजन गर्म होता जाएगा तो इंजन की जो हीट होगी वो वाटर में आती जाएगी और वाटर लेस डेंस होके फ्लो करता जाएगा, ठीक है। वाटर जो है वो लेस डेंस होके ऊपर की तरफ फ्लो करता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इंजन वार्म अप टाइम बढ़ जाएगा, इंजन के वार्म अप का टाइम बढ़ जाएगा और उससे आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेपराइजेशन ऑफ फ्यूल अगेन थोड़े देर के लिए कम होगा। तो जब भी आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन जब आपके यहाँ थर्मोस्टेट इंस्टॉल रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्मोस्टेट इज अगेन अ वॉल्व। वॉल्व का मतलब ये होता है वन वे, आपको पता है, ठीक है। तो जब ये इंजन कोल्ड कंडीशन में होगा और उसके बाद आपने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया इनिशियल स्टार्टअप फेज में, ये थर्मोस्टेट का वॉल्व क्लोज कंडीशन में होगा। जब इंजन कोल्ड होगा या इनिशियल स्टार्ट फेज में होगा तो वॉल्व जो होगा ये क्लोज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से वाटर जो है या कूलेंट जो है वो रेडिएटर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर यहीं जो भी इंजन की हीट होगी इस वाटर में आएगी और यहाँ तक जाएगी, उसके बाद यहाँ से बाईपास होके फिर यहीं आएगा, ठीक है। मतलब थर्मोस्टेट से कूलेंट वाटर बाईपास होके दोबारा से जैकेट वाटर में आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंजन का वार्म अप टाइम कम हो जाएगा और जब इंजन का वार्म अप टाइम कम, उसके बाद धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और क्योंकि इंजन स्टार्ट है, ठीक है। तो इंजन का वार्म अप टाइम कम हो जाएगा तो आपका इंजन थोड़ा जल्दी से एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा कूलेंट वाटर का तो ये थर्मोस्टेट का वाल्व ओपन हो जाएगा और उतना ही ओपन होगा जितना कि ये फ्लो हो सके। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कूलेंट वाटर का, इस वाल्व का ओपनिंग एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इसका ओपनिंग एरिया, थर्मोस्टेट का ओपनिंग एरिया जो होता है, ओपनिंग एरिया ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये कूलेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। कूलेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल, जब इंजन का जैकेटेड वाटर मतलब इंजन के आसपास का वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये फुल ओपन हो जाएगा। थर्मोस्टेट उस कंडीशन में फुल ओपन हो जाता है, मतलब सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जैकेट वाटर का टेम्परेचर कम है तो यहाँ से जो फ्लो होगा वो भी कम होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये है थर्मोस्टेट का काम, ठीक है। इट इज अ valve which can control the temperature of the coolant, ठीक है, फॉर प्रॉपर कूलिंग, ठीक है, पहला काम प्रॉपर कूलिंग के लिए। दूसरा, इट कैन सपोर्ट द वार्म अप टाइम, ठीक है। तो ये जो फैन होता है ये आपको पता है ये एयर को ड्रॉ करता है अपनी तरफ, तो यहाँ से ये रेडिएटर से पास होती है, क्रॉस फ्लो के थ्रू कूलिंग होता है कूलेंट का। चलिए, तो ये है फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। बाकी सब कुछ इसमें थर्मोसाइफन सिस्टम जैसा ही है, ठीक है। ये ड्रेन कॉक है। ड्रेन कॉक का काम होता है अगर पानी में कुछ भी कचरा होता है तो वो यहाँ नीचे डिपॉजिट हो जाता है, तो टाइम टाइम से इसको खोल के उसको हटा देते हैं। फोर्थ और लास्ट वन है इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। जैसे नाम से पता है कि यहाँ इवेपोरेटिव, इवेपोरेशन का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है।
अगेन यहाँ पे कूलेंट जो होगा वो वाटर ही होगा। अभी तक आप लोगों ने देखा कि वाटर जो है वो लिक्विड फेज में ही कूलेंट भी था, ठीक है, लिक्विड फेज में ही काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड फेज कन्वर्ट होगा वेपर में। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है, और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब अब यहाँ देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि लेटेंट हीट ज़्यादा है। ये आपका सिलेंडर ब्लॉक है, ये दोनों एक ही है, पहले यहाँ समझ लीजिए। इस डायग्राम में देखिए तो ये है आपका सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, और ये है वाटर। वाटर यहाँ से पंप हो रहा है यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक, इसकी तरफ चारों तरफ जो है वाटर जैकेट हो रहा है, और वाटर जो है फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वाटर इवेपोरेट हो रहा है, और ये इवेपोरेट वाटर यानी स्टीम जो है यहाँ पे आ रहा है, और ये जो है इसको बोला गया है रेडिएटर, ठीक है। तो इस रेडिएटर से पास कर रहा है, और फिर ये रेडिएटर में ठंड कूल होके स्टीम फिर अगेन वाटर में कन्वर्ट होके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो रेडिएटर का यहाँ पे काम जो है वो कंडेंसर की तरह है, ठीक है, क्योंकि रेडिएटर में वाटर कंडेंस हो रहा है, ठीक है। अभी तक रेडिएटर क्या था, कूलिंग, यहाँ पे भी कूलिंग की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक स्पेशल केस है, यहाँ पे कंडेंसर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब वाटर जो है आपके सिलेंडर ब्लॉक से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होके स्टीम में कन्वर्ट होगा, और फिर ये स्टीम जो है रेडिएटर से पास करेगी, जहाँ ये स्टीम अगेन कंडेंस होके वाटर बनेगा, और फिर ये सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये रेडिएटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये एयर वेंट वाल्व है। ये एयर वेंट वाल्व इसलिए है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। ये है आपका सिलेंडर ब्लॉक, यहाँ से स्टीम वाटर जो है इसके चारों तरफ वाटर है, और ये स्टीम में कन्वर्ट होती है, और यहाँ से फिर यहाँ आता है, ठीक है। अब इसमें ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बस ये डायग्राम दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की जगह गियर पंप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की जगह गियर पंप इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्लोइंग ऑफ वाटर अराउंड द सिलेंडर वॉल्स एंड सिलेंडर ब्लॉक या सिलेंडर हेड, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि ये इसमें जो है हीट एब्जॉर्प्शन हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब आपको वाटर से स्टीम कन्वर्ट करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो मिलेगा आपका सिलेंडर वॉल से, और वो हीट ज़्यादा होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंसिबल हीट, ठीक है। तो इस वजह से ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत कम देखा जाता है। नॉर्मली जो हम लोगों के यहाँ सिस्टम्स यूज़ होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। जितने भी आपके कार, बस, ट्रक, ये सारे सिस्टम में यही चीज़ इस्तेमाल होती है, फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, ठीक है। इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल नॉर्मल नहीं होता, बहुत कहीं कहीं होता होगा। एग्जाम्पल अभी चलिए देख के बताएंगे एग्जाम्पल, अगर कहीं मिलता है तो, ठीक है। तो ये चारों सिस्टम खत्म हो गए, अब कुछ एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग।
एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये यूनिफॉर्म कूलिंग देगा। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज यूनिफॉर्म कूलिंग देगा। ठीक है, क्योंकि एयर कूलिंग सिस्टम में क्या था, एयर कूलिंग सिस्टम में हम लोगों का एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था कि वो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग देता था। यहाँ पे कूलिंग यूनिफॉर्म होगी क्योंकि जैकेटिंग है। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से हमको हाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, या यूं कहो कि पावर आउटपुट ज़्यादा होगा। सेकेंड वन इज इंजन जो होगा आपका वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक, क्योंकि एयर कूलिंग सिस्टम में क्या था कि हमारी कूलिंग नॉन यूनिफॉर्म थी, ऊपर से वहाँ एच कम था। ठीक है, उस एच के मुकाबले यहाँ पे लिक्विड यूज हो रहा है जिसका एच ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चूंकि एच ज़्यादा है तो कूलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो सेम पावर आउटपुट के लिए हमारा इंजन कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तीसरा होगा इसमें फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा कम होगा अगर हाई कंप्रेशन रेशियो की इंजन यूज करेंगे तो। फोर्थ वन जो होगा वो आप ये कूलिंग सिस्टम पूरे व्हीकल में कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब स्पेस की स्पेशियल लिमिटेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, जैसे आप एयर कूलिंग सिस्टम लगाएंगे तो फ्रंट एरिया में ही लगाना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, बैक एरिया में नहीं लगाएंगे, फ्रंट एरिया जो होगा वहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे स्पेशियल लिमिटेशन नहीं है, आप कूलिंग सिस्टम कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ी बात, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सारे एडवांटेज हैं। अब चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कि इसमें डिज़ाइन ऑफ इंजन में भी कॉम्प्लेक्स होगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आपको तमाम टाइप के पैसेज देने होंगे जहाँ से वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स या एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स चाहिए। एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स चाहिए आपको। तो अगर जैसे पंप हो गया, ठीक है, रेडिएटर हो गया, तो इन सब की वजह से आपका इंजन थोड़ा सा बल्की नेचर का हो जाएगा। तीसरा जो है ये मेंटेनेंस बेस की ज़्यादा होगी। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। फोर्थ वन इज इसमें जो आप पंप लगाते हैं, क्योंकि फैन तो एयर कूलिंग सिस्टम में भी कभी कभी लगता है, तो जो पंप लगेगा ये भी पावर कंज्यूम करेगा, कंज्यूम्स पावर। ठीक है, पांचवा होगा वार्म अप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वार्म अप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, और छठा है कैटास्फोरिक
फेलियर आता है इसमें। मतलब ये हुआ कि कैटास्ट्रोफिक फेलियर का मतलब कि जैसे ही आपका कूलिंग सिस्टम किसी भी वजह से काम करना बंद कर देगा तो आपका इंजन जो है थोड़ी देर बाद शट डाउन हो जाएगा या इसमें सीरियस डैमेज आ जाएगा। ठीक है, या तो सीरियस डैमेज होगा या तो इंजन शट डाउन हो जाएगा। लेकिन एयर कूलिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ कूलिंग सिस्टम के नाम पे आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है ओपन एयर, और कोई भी एक्स्ट्रा मूविंग पार्ट्स नहीं होता। इसमें होता है पंप, फैन। ठीक है, तो अगर पंप खराब हो गया, कूलिंग पंप खराब हो गया वाटर का, तो कूलिंग सिस्टम काम करना बंद करेगा। कूलिंग सिस्टम काम करना बंद करेगा, इंजन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो देर इज़ अ सीरियस डैमेज। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका। ठीक है, तो ये हो गया टोटल एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब पहले में हमने बताया था आपको कि वाटर प्लस सम केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये केमिकल क्या होते हैं? ये दिस इज बेसिकली एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स। एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इस एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स का काम होता है इस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को या फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम कर देना। जैसे वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा है तो ये हो सकता है इसको -10 कर दे। अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज होगा। ठीक है, तो जो एंटी फ्रीजिंग केमिकल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, ये कूलेंट के या वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर को कम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर फ्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका क्या क्या इफेक्ट होगा? वाटर फ्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर फ्रीज करेगा तो ये सॉलिड होगा और इसके साथ साथ ये एक्सपैंड करेगा। तो जब एक्सपैंड करेगा पाइपलाइन में तो इसको डैमेज करेगा पाइपलाइन को। ठीक है, अगर कोई पाइपलाइन है उसमें फुल ऑफ वाटर है, आप अगर पहाड़ों में देखें तो पहाड़ों में लोहे की पाइप्स जो होती हैं, वाटर सप्लाई पाइप्स, वो ठंडी के दिनों में फट जाती हैं, क्योंकि इसमें से वाटर फ्लो होता है और इसमें वाटर जब फ्लो के भरा रहता है और सर बर्फ बनता है तो ये एक्सपैंड होता है, तो ये एक्सपेंशन की जगह नहीं मिलती तो ये पाइप को फाड़ देता है। ठीक है, बर्फ। वही केस यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी जो पाइप्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, वो फट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डैमेज आ जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये नहीं भी फटता है एनी हाउ, तो अगर मान लो पार्शियल, अगर कम फुल फिल है तब तो ये सीरियसली इसको फाड़ देगा। अगर पार्शियल फिलिंग है और ये आइस बना तो ये क्या करेगा? ये पूरा वॉल्यूम घेर लेगा और इसको क्लॉग कर देगा, मतलब इसको बंद कर देगा पूरी तरह से। क्लॉगिंग हो जाएगी, या जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं चोक हो गया। ठीक है, पाइप चोक हो गया, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, मतलब अब इस पाइप में से कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए, और ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऐसी जगहों पे जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री या इससे कम होता हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ रात में टेम्परेचर 0 डिग्री और उससे कम हो जाता है। तो ऐसी जगहों पे एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स यूज़ करते हैं हम, ताकि 0 डिग्री होने पे भी वाटर वाटर ही बना रहे, आइस ना बने। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, और है आइसोप्रोपिल अल्कोहल,
और है प्रोपाइल ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, और मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए। अब ये जो एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स हैं, इनका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब कौन कौन से केमिकल एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स की तरह काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि ये वाटर में मिक्स होनी चाहिए। अगर मिक्स नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, दूसरी, ये नॉन कोरोसिव होना चाहिए, मतलब इंजन के कंपोनेंट में ये कोरोजन नहीं पैदा करना चाहिए। ठीक है, ये इंजन में कहीं भी डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, नॉट डिपॉजिट एनीवेयर, या डिपॉजिटरी नेचर के नहीं होने चाहिए। केमिकली स्टेबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, हीट कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ये इजीली वेपराइज हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड के जो होने चाहिए। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी देखेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में।